Hello students, here we are again with our next topic from the chapter Forest and Wildlife Resources. लास्ट क्लास में बच्चों हमने फ्लोरा एंड फौना के बारे में पढ़ा था। आज हम इसमें अपना अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि हमारे फॉरेस्ट से रिलेटेड होगा कि कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट हम कैसे कर सकते हैं एंड व्हाट आर द मेन रीजंस बिहाइंड द डिफॉरेस्टेशन और वी कैन से दैट द डिप्लेटिंग अमाउंट ऑफ ट्रीज इन आवर फॉरेस्ट। इन सब के रीजन क्या क्या हो सकते हैं, तो इन सब चीजों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। रीजन फॉर डिप्लेशन ऑफ फॉरेस्ट, जैसा कि हमें पता है कि फॉरेस्ट हमारे रिसोर्सेज हैं जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारा प्राइमरी सिस्टम है इकोलॉजिकल सिस्टम का, जिसके बिना हमारी लाइफ ही पॉसिबल नहीं है। तो देखते हैं डिप्लेशन के कारण। देख जैसा आप पिक्चर में दिखाई दे रहा है बेटा कि कटिंग ऑफ ट्रीज, सबसे पहले हमारे डिप्लेशन ऑफ फॉरेस्ट क्या है, कटिंग ऑफ ट्रीज। लेकिन ये कटिंग ऑफ ट्रीज के पीछे बिहाइंड रीजन कौन सा है वो भी हमें जानना जरूरी है कि पेड़ों को काटा तो जा रहा है लेकिन इसके पीछे रीजन क्या क्या है। तो रीजन हमने पिछले चैप्टर में डिस्कशन किए थे। अगर क्वेश्चन आपके सामने आता है रीजन फॉर डिप्लेशन ऑफ फॉरेस्ट, तो आप बोल सकते हैं इसका रीजन जैसे एग्रीकल्चर हो सकता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो सकता है, या कमर्शलाइजेशन हो सकता है, ये सारी, या फिर वुड फॉर द फ्यूल फॉर द विलेजेस के लिए, जैसे फ्यूल वगैरह के लिए लकड़ी वगैरह चाहिए, वो भी इसका रीजन हो सकता है, या फिर हमारी शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी हो सकता है। ये बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। मेन रीजन फॉर डिप्लेशन ऑफ फॉरेस्ट इज कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज। जो कि मेन रीजन हमारा इसमें है वो कि क्या है, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज है, जो कि हमारा मेन रीजन है। अब आगे हम देखते हैं कि फॉरेस्ट को जो हमारे डिप्लेट होते जा रहे हैं इसका मेन रीजन क्या है। देखिए जैसे कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, ये सारी चीजें वुड से बनी हुई है, इसलिए हमने अपने सारे एनवायरनमेंट को, सारी चीजों को फ्री गिफ्ट सोचकर हमें लग्जीरियस लाइफ की तरफ, मेटेरियलिज्म की तरफ धकेल दिया है। सब मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में सब चीजें, जैसे हम देखें बेड वगैरह हैं, या हमारे जितने भी मटेरियल हमारे आसपास है, जो भी लकड़ी की चीजें दिखाई दे रही हैं, इन सब का बेस क्या है, इन सब का बेस फॉरेस्ट है। ये सारी लकड़ी कहाँ से आई है बेटा, ये सब हमारी फॉरेस्ट से ही आई है। देखिए वी हैव ट्रांसफॉर्म नेचर इनटू ए रिसोर्स, हमने पूरे नेचर को ही रिसोर्स बना दिया है बाय ऑब्टेनिंग डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली फ्रॉम द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। हम सिर्फ फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ से लेते ही जा रहे हैं, हमने पूरी नेचर को एक रिसोर्स के रूप में कन्वर्ट कर दिया है। मीन्स हमने सारा का सारा, जैसे वी ऑब्टेन वुड, वुड एंड बार्क ऑफ ट्री, और फोडर। फोडर का मतलब होता है बेटा पशुओं के लिए चारा जो होता है उसको फोडर बोला जाता है, या फोडर। या फिर डाई, डाइज का मतलब जो विभिन्न प्रकार की डाइज होती हैं, जो कलर जिससे हमें ऑब्टेन किए जाते हैं नेचुरली नॉट केमिकली। अब तो हालांकि केमिकल भी कलर आ गए हैं, डाई जो होती हैं, और आपका ब्लीचिंग पाउडर होता है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन पौधों से हम डाइज का भी इस्तेमाल करते हैं जो कि नेचुरल डाइज के रूप में हमारे लिए काम आती हैं। ये सब चीजें हमें पेड़ों से, रबड़ होगी ये भी हमें पेड़ों से दिखती है, पेड़ों से मिलती है। एंड मैनी अदर प्रोडक्ट्स लाइक, जैसे फल वगैरह हो गए, या जैसे हम गम वगैरह होगी जो वेस्ट होता है प्लांट का, ये भी बहुत सारे प्रोडक्ट जो हैं हमें पेड़ों से मिलते हैं। द ग्रेटेस्ट डैमेज इन्फ्लिक्टेड ऑफ इंडियन फॉरेस्ट वाज ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। सबसे पहले समझिए कॉलोनियल पीरियड क्या होता है। कॉलोनियल पीरियड वो होता है जिसमें हमारा देश किसके, अंग्रेजों के खिलाफ क्या था, उनके अधीन था, उनके अंडर थे हम। हमारा देश जब क्या था, हमारा देश जब स्वाधीन नहीं था, जब हमारे देश पर राज किसका था, अंग्रेजों का था। दैट इज नोन एज कॉलोनियल पीरियड। और वी कैन से दैट ए पर्टिकुलर एरिया अंडर द गवर्नमेंट ऑफ अदर कंट्री, दैट इज नोन एज कॉलोनियल पीरियड बोलता है। तो ग्रेटेस्ट जो डैमेज हमारा इंडियन फॉरेस्ट के ऊपर हुआ था वो कॉलोनियल पीरियड के दौरान हुआ था। वो कैसे, दिस वाज ड्यू टू द एक्सपेंशन ऑफ रेलवेज, क्योंकि उस टाइम पर अंग्रेजों ने रेलवेज का एक्सपेंशन किया था। वैसे कई लोग इसको पॉजिटिव रूप से भी देखते हैं कि उन्होंने रेलवे का हमारे देश में किया, जिससे हमारा क्या हुआ, आना जाना सुगम हो गया, जिससे हमारा देश क्या हुआ, डेवलप हुआ। तो अंग्रेजों को ही श्रेय दिया जाता कि हमारे देश में रेलवे से रेल वगैरह आई थी, ट्रेन वगैरह आई थी। लेकिन इसके बिहाइंड जब हम बहुत ही ज्यादा गहनता के साथ जाते हैं, तो हम बिल्कुल डीप सोचते हैं इसके बारे में, तो उन्होंने ट्रेन को इसलिए चलवाया था ताकि वो अपने सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सके। ये उनके लिए मेन रीजन था ट्रेन को लेके जाने का, ताकि वो एक्सपोर्ट गुड्स को कर सकें। कहाँ तक, जो कि वहां से दूसरे देशों में, जैसे आपका जो पोर्ट वगैरह होते हैं, पोर्ट वगैरह से जो आपके पोर्ट थे वहां से आपका जो इंपोर्ट होता था या एक्सपोर्ट होता था, जो रॉ मटेरियल इंडिया से एक्सपोर्ट करना होता था, वेरियस जो बहुत सारे जहाज वगैरह थे वहां पे उस टाइम पे, जिसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, जो 1 मिनट वो बोलते हैं ना,
समुद्री जहाज को बोलते शिप वगैरह थे, उसके द्वारा वो क्या करते थे, एक्सपोर्ट करते थे इंडिया से ये सारी की सारी चीजें। इसलिए उन्होंने रेलवे को गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए पोर्ट तक उन्होंने रेलवे का निर्माण करवाया था। तो अब रेलवे का एक्सपेंशन करना है तो जमीन तो आपके बीच में क्या थे, बहुत सारे फॉरेस्ट कवर आ रहे थे, तो उन फॉरेस्ट को क्या कर दिया गया, सबको काट दिया गया और रेलवे के एक्सपेंशन के लिए आपके फॉरेस्ट को डिप्लेट कर दिया गया। उसके बाद सेकंड आता है एग्रीकल्चर। जैसे अब वहां पे बहुत सारी चीजें एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड, एग्रीकल्चर तो आज के टाइम पे भी हम बोल सकते हैं कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन के कारण हमारा जो फॉरेस्ट का क्या हो रहा है, डैमेज हो रहा है, डिप्लेट ऑफ फॉरेस्ट हो रहा है। लेकिन उस टाइम पे भी हमारा जो एकमात्र साधन होता था जिसके ऊपर हम सारा का सारा जीवन हम सब्सिस्टेंस लिविंग करते थे, वो सिर्फ था एग्रीकल्चर। तो इसलिए एग्रीकल्चर के कारण भी बहुत सारे एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर ने भी हमारे फॉरेस्ट को डिप्लेट किया था। उसके अलावा कमर्शियल फॉरेस्ट्री जो कि सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए होती है, तो उस टाइम पे उसके लिए भी कमर्शियल फॉरेस्ट्री होती थी जिसमें पेड़ों को काटकर उनको बेच दिया जाता था। जैसे कि आंध्र प्रदेश साइड या तमिलनाडु साइड आपको चंदन के पेड़ मिलेंगे, चंदन के पेड़ों को काटकर उनको भी बेच दिया जाता था, किसके लिए, सिर्फ पैसे के लिए। वहां पे भी कमर्शियल फॉरेस्ट्री होती थी, दैट इज ऑल्सो द मेन रीजन फॉर द फॉरेस्ट डिप्लेशन। उसके बाद साइंटिफिक फॉरेस्ट्री, इसको पहले आपको समझना पड़ेगा कि साइंटिफिक फॉरेस्ट्री क्या होती है। साइंटिफिक फॉरेस्ट्री में ये मैनेजमेंट ऑफ ट्रीज होती है जिसमें सभी एक फॉरेस्ट कवर को बिल्कुल सिंपल काट कर, पेड़ों को काट कर एक सेम टाइप के, सिमिलर टाइप के पेड़ों को उगाया जाता है, उसको साइंटिफिक फॉरेस्ट्री बोलते थे। ये भी कॉलोनियल पीरियड में बिल्कुल एक्टिव थी जिसके कारण हमारे फॉरेस्ट का डिप्लेशन हुआ था, इसीलिए हम उसका क्या हो रहा था बेटा, हमारे फॉरेस्ट डैमेज हो रहे थे। नेक्स्ट वन आता है बेटा माइनिंग एक्टिविटीज। अब माइनिंग एक्टिविटीज तो आप सीधे सीधे देख सकते हैं, सबसे पहले कहीं पे आपको माइनिंग करनी है तो वहां के आपको फॉरेस्ट को क्या करना पड़ेगा, वहां को क्लियर करना पड़ेगा और लैंड को बिल्कुल फॉरेस्ट में ट्री से फ्री करना पड़ेगा। तो माइनिंग की भी कुछ एक्टिविटीज थी, तो माइनिंग को यहाँ से क्या किया जाता था, माइनिंग की एक्टिविटी को बढ़ावा दिया जाता था, पेड़ों को काट दिया जाता था और यहाँ से जो मिनरल्स वगैरह ऑब्टेन होते थे उन सबको एक्सपोर्ट करके ये वो अपने देश में भेज देते थे। तो इट इज ऑल्सो द मेन रीजन ड्यूरिंग द colonial पीरियड, दैट इज माइनिंग एक्टिविटीज। आगे चलिए, रीजन फॉर डिप्लेशन ऑफ फॉरेस्ट में आपके लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स भी आते हैं, क्योंकि इन प्रोजेक्ट्स के लिए आपके आल्सो कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द लॉस ऑफ फॉरेस्ट, ये भी बिल्कुल सिग्निफिकेंटली अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं लॉस ऑफ फॉरेस्ट में। सिंस 1951 आवर 5000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ फॉरेस्ट वाज क्लियर्ड फॉर रिवर वैली प्रोजेक्ट। आप देख सकते हैं 1951 में 5000 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट को काट दिया गया, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, रिवर वैली प्रोजेक्ट्स के लिए, आपके 1951 में। और आप आगे देखेंगे, एक मिनट, क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट इज स्टिल कंटिन्यूइंग विद द प्रोजेक्ट्स लाइक नर्मदा सागर प्रोजेक्ट इन मध्य प्रदेश। अब भी कोई एक नर्मदा सागर प्रोजेक्ट है जो मध्य प्रदेश में अब भी स्टिल कंटिन्यूइंग है, जिसके कारण हमारे फॉरेस्ट के ऊपर उसका इफेक्ट पड़ रहा है बेटा, जो कि हमारा किससे रिलेटेड है, डायरेक्टली फॉरेस्ट के डिप्लेशन से रिलेटेड है। उसके बाद आगे, इट वुड इन्यूडेट 40,000 हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट को क्या करे, इन्यूडेट का मतलब होना है बेटा ओवरफ्लो कर देगा, ओवरफ्लो का मतलब पेड़ों को 40,000 हेक्टेयर्स फॉरेस्ट को ओवरफ्लो कर दिया जाएगा, मीन्स उसको साफ कर देगा, उसको ओवरफ्लो कर देगा, दैट इज आल्सो ए प्रॉब्लम फॉर द डिप्लेशन ऑफ द फॉरेस्ट। इससे आगे देखते हैं, माइनिंग इज अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर बिहाइंड डिफोरेस्टेशन। ये तो सीधा सा इफेक्ट पड़ता है माइनिंग का, क्योंकि माइनिंग में क्या होता है, माइनिंग में आप एक लार्ज एरिया को, सारे पेड़ों को साफ करते हैं और उसके बाद फर्स्ट लेयर के बाद सेकंड लेयर के बाद थर्ड लेयर आप मिनरल्स के लिए आप खुदाई बार बार करते रहते हैं। तो इसीलिए माइनिंग भी एक अनदर इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो कि डिफोरेस्टेशन को बढ़ावा देता है। और माइनिंग तो आप सोइल इरोजन के लिए भी बिल्कुल ही, सोइल इरोजन के लिए भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर जो सोइल इरोजन के लिए भी अपना योगदान देता है। नेक्स्ट देखते हैं, रीजन फॉर डिप्रेशन ऑफ फॉरेस्ट में आता है बक्सा टाइगर रिजर्व इन वेस्ट बंगाल। सबसे पहले तो एमसीक्यू के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका जो बक्सा टाइगर रिजर्व है कहाँ पे स्थित है, वेस्ट बंगाल में, और किससे रिलेटेड है, टाइगर के लिए रिलेटेड है। इज सीरियसली थ्रेटन बाय द ऑनगोइंग डोलोमाइट माइनिंग। वहां पे डोलोमाइट की माइनिंग हो रही है और इसने किसको थ्रेटन, थ्रेटन करने का मतलब होता है बेटा अफेक्टेड होना, उससे बक्सा टाइगर रिजर्व जो है वो अफेक्टेड हुआ है और वहां पे जो माइनिंग हो रही है किसकी हो रही है, डोलोमाइट की माइनिंग हो रही है वेस्ट बंगाल में। उसने बक्सा टाइगर रिजर्व को बहुत ज्यादा अफेक्टेड किया है। वो कैसे किया है, जैसे इट हैज डिस्टर्ब द नेचुरल हैबिटेट ऑफ मैनी स्पीसीज
एंड ब्लॉक्ड द माइग्रेशन रूट, क्योंकि एनिमल्स का एक माइग्रेशन रूट होता है जहां से वो आते जाते हैं। अब वहां पे माइनिंग एक्टिविटीज हो रही है, वहां से पेड़ों को काट दिया गया है। अब वहां पे ओपन में आने से एनिमल बिल्कुल, क्योंकि हम सुपीरियर हैं, तो एनिमल्स कभी भी ओपन में रहना पसंद नहीं करते, वो हमेशा फॉरेस्ट में ही अपना जीवन जीना पसंद करते हैं। तो माइग्रेशन के कारण हमने उनको क्या कर दिया है, उनको एक्सपोज कर दिया है, जिसके कारण वो बाहर नहीं आते और उनके जो माइग्रेशन का रूट था उसको हमने ब्लॉक कर दिया है। दैट इज आल्सो ए रीजन बिहाइंड द डिप्लेशन ऑफ द फॉरेस्ट, दैट इज माइनिंग। तो इसने अब जो टाइगर रिजर्व है, बक्सा टाइगर रिजर्व है वहां पे वेस्ट बंगाल में, इसको भी थ्रेटन किया है और बहुत सारे स्पीशीज जो वहां पे रहते हैं उनके माइग्रेशन रूट को क्या कर दिया है, ब्लॉक कर दिया है, जिससे एनिमल्स के ऊपर, हमारी वाइल्ड लाइफ हैबिटेट के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ है। जैसे हम आगे देखते हैं, मैनी फॉरेस्टर्स एंड इन्वायरमेंटलिस्ट होल्ड द व्यू, उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है दैट ग्रेटेस्ट डिग्रेडिंग फैक्टर जो है बिहाइंड द डिप्लेशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्स, वो क्या है बेटा, आर ग्रेजिंग एंड फ्यूल वुड कलेक्शन। ये हो भी सकता है, आप ये इसके बारे में आप सोच सकते हैं, ये सोचने के लायक है, क्योंकि ग्रेजिंग करवाने में और फ्यूल वुड कलेक्शन में, क्योंकि बहुत सारे गांव हैं जो आज भी बिल्कुल परमिटिव रीजन लेके रहते हैं। परमिटिव का रहने का मतलब है कि वो आज भी सब्सिस्टेंस फार्मिंग करते हैं, वहां पे आज भी गैस वगैरह नहीं है, वो सिर्फ फ्यूल को, जो वुड होती है उसका कलेक्शन सिर्फ फ्यूल के लिए करते हैं, पेड़ों की कटाई करते हैं। ये भी एक मेन रीजन हो सकता है हमारे रिसोर्स के डिप्लेशन में। आगे चलते हैं। In fact, remains that a substantial part of fuel fodder demand is met by lopping. And what is lopping? Lopping is remove branch of a tree rather than by felling entire tree. इसका मतलब क्या है बेटा, ये देखिए, the fact remains that, एक fact रह जाता है, a substantial part of the fuel fodder, फ्यूल और फोडर के लिए, फ्यूल भी लेना आपको, फोडर, जैसे मैंने पीछे आपको फोडर के बारे में बताया था, ये पशुओं का चारा होता है और फ्यूल से, डिमांड इज मेट बाय लोपिंग। लोपिंग वो एक डिमांड है, अगर आपको फ्यूल चाहिए तो आपको एंटायर एक ट्री है उसको काटने की आवश्यकता नहीं है, आप किसी भी उसके एंटायर ट्री के बजाय उसकी ब्रांचेज वगैरह जो हैं उससे आप अपना फ्यूल का कलेक्शन कर सकते हैं, फोडर का कलेक्शन कर सकते हैं। तो ये भी एक फैक्ट बन जाता है। तो फिर ये एक मेन रीजन कैसे हो सकता है डिप्लेशन ऑफ फॉरेस्ट में, तो ये एक लिमिटेशन आ जाती है, एक कॉन्ट्राडिक्शन आ जाती है। अगर हमारी सारी जरूरतें अगर किसी पेड़ की एक ब्रांच से हो रही हैं तो हमें पेड़ों को काटने की जरूरत क्यों है, तो ये भी हमारे सामने एक मेन रीजन आ जाता है। इन फैक्ट रिमेन्स दैट के बाद अब आगे देखते हैं बेटा, द फॉरेस्ट इकोसिस्टम। सबसे पहले समझिए फॉरेस्ट का इकोसिस्टम है, आर रिपोजिटरीज, ये क्या होती है बेटा, स्टोर हाउस होते हैं ऑफ सम ऑफ द कंट्री मोस्ट वैल्यूएबल फॉरेस्ट प्रोडक्ट, मिनरल्स एंड अदर रिसोर्सेज। बिल्कुल सही बात है, जो फॉरेस्ट का इकोसिस्टम है उसमें मोस्ट वैल्यूएबल फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स हैं, मिनरल्स हैं और अदर रिसोर्सेज, ये सारे किसके अंडर आते हैं बेटा, फॉरेस्ट के इकोसिस्टम में आते हैं। तो सारे के सारे का स्टोर हाउस कौन सा है बेटा, ये फॉरेस्ट ही है जो उनका क्या है, स्टोर हाउस है। इसमें क्या-क्या आते हैं, फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स हो गए, मिनरल्स हो गए या फिर अदर रिसोर्सेज। अब अदर रिसोर्सेज में तो बहुत सारे हैं, आपकी वुड है, आपकी गम है, आपकी रबड़ है, या आपका फोडर है, फ्यूल के लिए वुड है, ये बहुत सारे अदर रिसोर्सेज हो जाते हैं जो आपकी फॉरेस्ट के डिपॉजिटरीज के रूप में आते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्टोर हाउस के रूप में आते हैं। अब आगे देखते हैं, दैट मीट द डिमांड्स ऑफ द रैपिडली एक्सपेंडिंग इंडस्ट्रियल अर्बन इकोनॉमी। ये तो एक मेन प्रॉब्लम है हमारे देश की, कि एक्सपेंड करें हम इंडस्ट्रियल को और अर्बन इकोनॉमी का। अर्बन का मतलब क्या होता है, शहरीकरण करना। शहरीकरण का मतलब क्या है कि हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें जमीन चाहिए, हमें लैंड चाहिए। तो लैंड लेने का मतलब क्या, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए क्या चाहिए, सबसे पहले कैपिटल के रूप में जो परमानेंट, आपकी जो परमानेंट एसेट होती है किसी भी इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, वो क्या होती है, वो आपकी लैंड होती है। और वो आपको लैंड कैसे मिल सकती है, वो आपको लैंड मिल सकती है बाय क्लियरिंग द फॉरेस्ट। तो इसीलिए जो ये रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है और एक अर्बन इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं, ये भी एक मेन रीजन है किसका, ये हमारे फॉरेस्ट के डिप्लेशन का। दीज प्रोटेक्टेड एरिया दस मीन डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल, देयर इन लाइज द फर्टाइल ग्राउंड फॉर कॉन्फ्लिक्ट्स। तो इसका मतलब क्या है, ये प्रोटेक्टेड एरियाज जो है दैट मीन डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल, इनका मतलब अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग है। देयर इन लाइज द फर्टाइल ग्राउंड फॉर कॉन्फ्लिक्ट्स, और इसके पीछे कॉन्फ्लिक्ट्स ही रह जाते हैं, इनके पीछे सिर्फ मतभेद और झगड़े ही रह जाते हैं, जिसके ऊपर डिबेट बिल्कुल आप हर रोज कर सकते हैं। आप हर रोज एक नया रीजन दे सकते हैं कि पेड़ों की कटाई क्यों करनी चाहिए और पेड़ों की कटाई क्यों नहीं करनी चाहिए। लेकिन एट लास्ट में एक ही बात बचती है कि हमारे जीवन के लिए अगर कोई मोस्ट इम्पोर्टेंट कोई चीज है, जो हमारे लिए बेसिक चीजें हैं, दैट आर फॉरेस्ट, दैट आर ट्रीज, ये हमारे लिए बिल्कुल बेसिक है। देखिए अब एक एग्जांपल लेते हैं हिमालयन व्यू
का एक स्पीसीज है जो पाया जाता है बेटा आपका कहाँ पे, ये हिमालयन की तरफ पाया जाता है, ये जम्मू की साइड में मिलता है। और ये ट्रबल का मतलब है बेटा ये बिल्कुल एक्सटिंक्ट होने वाला है। ये साउथ एशिया, ये ईस्ट एशिया में पाया जाता है। इट इज ए मेडिसिनल प्लांट है बेटा, ये क्या है, मेडिसिनल प्लांट है। मेडिसिनल प्लांट जो होता है वो क्या होता है, फाउंड इन वेरियस पार्ट ऑफ द हिमाचल प्रदेश एंड अरुणाचल प्रदेश, जो कि आपका हिमालयन, इसको बोलते हैं हिमालयन व्यू बोलते हैं, जो कि हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में आपका मिलता है। देखिए आगे, a chemical compound taxol is extracted from the bark, needle, trees and एक मिनट रुकिए बेटा, a chemical compound called taxol is extracted from the bark, needles, twigs। twigs क्या होता है बेटा, twig उसको बोलते हैं जब कोई भी यंग प्लांट होता है, जब कोई यंग प्लांट बिल्कुल एक सिंगल उसमें वो होता है, तना होता है और बिल्कुल छोटा प्लांट होता है, उसको हम बोलते हैं क्या, उसको हम ट्विग बोलते हैं। तो उससे एक टेक्सोल कंपाउंड बनता है, जो केमिकल कंपाउंड बनता है उसको क्या बोलते हैं बेटा, टेक्सोल कंपाउंड बोलते हैं। और रूट्स ऑफ द ट्री भी सारे मेडिसिनल जो भी होते हैं, प्रॉफिट है उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। आगे देखिए, द ड्रग इज नाउ द बिगेस्ट सेलिंग एंटी कैंसर ड्रग के रूप में बिगेस्ट सेलिंग हो रही है बेटा, जो एंटी कैंसर के रूप में इसका हो रहा है। द स्पीसीज इज अंडर ग्रेट थ्रेट ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो गया, और इसका क्या हो गया बेटा, ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है पूरा का पूरा, क्योंकि इससे प्रॉफिट, वही हमारी बात एट लास्ट क्या हो जाता है, सारी चीजें घूम फिर कर कहाँ आ जाती है, मेटेरियलाइजेशन के ऊपर आ जाती हैं और आपके पैसे के ऊपर आ जाती हैं, जिससे इसका क्या हो रहा है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। In the last one decade, thousands of yew trees have dried up in various part of हिमाचल प्रदेश एंड अरुणाचल प्रदेश। ये क्या हो गया बेटा, ड्राइड अप हो गए, सूख गए। causes of decline of India biodiversity आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक, जिसका मेन रीजन क्या है। सबसे पहले द वर्ड बायोडाइवर्सिटी रिफर्स टू वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, सॉरी प्लांट्स नहीं होगा बेटा, यहाँ पे प्लांट्स आएगा, यहाँ पे हेल्प मिसिंग है। तो बायोडाइवर्सिटी में क्या आएंगे बेटा, वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। और मैंने पीछे आपको बताया बायोडाइवर्सिटी किससे रिलेटेड होती है, डायरेक्टली लिविंग चीजों से रिलेटेड होती है। In this model we shall learn the reason for the decline of area under forest and the decline of wildlife। ये सब चीजें इस मॉड्यूल में हम यही लर्न करेंगे कि क्या क्या रीजंस हैं जो कि डिक्लाइन ऑफ एरिया अंडर फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के अंडर जो कि आपका डिक्लाइन हुआ है। देखिए सबसे पहले हैबिटेट डिस्ट्रक्शन है। नंबर 2 पे क्या है, ए हैबिटेट इज एन इकोलॉजिकल और एनवायरमेंटल एरिया। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको अंडरस्टैंड कीजिए, ए हैबिटेट इज एन इकोलॉजिकल, इकोलॉजिकल और इन्वायरमेंटल, जहां पे एक इन्वायरमेंट प्रेजेंट होता है एरिया, दैट इज इनहेबिटेड बाय पर्टिकुलर स्पीसीज ऑफ एनिमल, प्लांट एंड अदर टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। वहां पे कोई स्पेशल टाइप के स्पीसीज प्रेजेंट होते हैं। एंड स्पीसीज कौन कौन से स्पीसीज, किसके, एनिमल के भी, प्लांट के भी और अदर टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म के प्रेजेंट होते हैं, दैट इज नॉन हैबिटेट बोलते हैं। कहने का मतलब जैसे कोई एक ऐसा एरिया जहां पे पर्टिकुलर टाइप के एनिमल पाए जाते हैं, अगर उनका एरिया में अगर चेंज कर दूंगा तो वहां पे वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे, उसको हैबिटेट बोला जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे कोई एशियाटिक लायन है, जहां पे ठंड ज्यादा होती है, वहां पे जो जीव रहते हैं उनको अगर आप गर्म यहाँ लेके आएंगे, गर्म इलाके में लेके आएंगे, तो यहाँ पे वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब जो ठंड में रहने वाले हैं, जहां पे वो सरवाइव करते हैं, दैट इज नोन एज, वो उनकी हैबिटेट है। तो हैबिटेट क्या होती है, ए हैबिटेट इज एन इकोलॉजिकल और एनवायरमेंटल एरिया that is inhabited by a particular species of animal, of plant and other type of organisms। वो उसका क्या है बेटा, अदर एरिया है। इफ फॉरेस्ट इज डिस्ट्रॉयड, अगर फॉरेस्ट हमारे डिस्ट्रॉयड हो गए, एंड अफेक्ट द वाइल्ड लाइफ, और उसने किसको अफेक्ट किया बेटा, वाइल्ड लाइफ को। इफ वाटर इज पोल्यूटेड इट अफेक्ट द एक्वेटिक लाइफ, सीधी सी बात है। अगर आपके फॉरेस्ट डिस्ट्रॉयड होंगे तो किसको अफेक्ट करेंगे, वाइल्ड लाइफ को। अगर आपका वाटर पोल्यूटेड होगा तो किसको अफेक्ट करेगा बेटा, एक्वेटिक लाइफ को। देखो इसको सीधा ऐसे समझिए, जैसे अगर फॉरेस्ट से आपका सारा का सारा जितने भी हैबिटेट में जितने भी वाइल्ड लाइफ रहती है, आपने सारे किसी भी जंगल में सपोज कीजिए आग लग गई, तो उस जंगल में आग लगने का मतलब है जिस तरीके से आपके घर में कोई आग लगा जाए और उसमें आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे, अगर चारों तरफ से दरवाजों को बंद कर दिया जाए और आपके घर में आग लगा दी गई, तो क्या आप उसमें सरवाइव कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो फॉरेस्ट एनिमल्स के लिए घर की तरह होता है, अगर आप उसमें आग लगा देंगे तो वो वहां पे सरवाइव नहीं कर पाएंगे, हालांकि वो आग से बच जाएंगे
पाएंगे, लेकिन उसके बाद वहां पे आग ने जितने भी उनके रिसोर्सेज को खत्म कर दिया, उनकी नॉन प्रेजेंस में वो वहां पे जीवित नहीं रह पाएंगे, वहां पे वो जीवित नहीं रह पाएंगे। वाटर इज पॉल्यूटेड, अगर वाटर ही पॉल्यूटेड हो गया तो जिस वाटर में एक्वेटिक लाइफ रहती है, वहां पे फिशेज वगैरह रहती हैं, वहां पे क्रैब्स वगैरह रहते हैं, वो सारे के सारे भी वहां पे सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो सीधा सा फंडा है, अगर फॉरेस्ट डिस्ट्रॉयड होंगे तो वाइल्ड लाइफ भी डिस्ट्रॉयड हो जाएगी, अगर वाटर डिस्ट्रॉयड होगा तो एक्वेटिक लाइफ भी आपकी क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉयड हो जाएगी। सेकंड है हंटिंग। अब हंटिंग है तो आप ये डायरेक्टली इफेक्ट कर रही है आप किसको, वाइल्ड लाइफ को। अगर आप हंटिंग डायरेक्टली किसी भी आप जानवर की जान ले लेंगे, किसके लिए, थोड़े बहुत पैसे, जैसे फॉर एग्जांपल आप देखिए, जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क है जो इंडियन राइनोज के लिए बिल्कुल अब वो फेमस है, उसको एक नेशनल पार्क घोषित कर दिया गया है। लेकिन इससे पहले फॉर एग्जांपल कीनिया वगैरह में आपने देखा होगा, जो वहां पे गेंडा होता है बेटा, राइनो होता है, उनके सींग बहुत ज्यादा ब्लैक मार्केटिंग होती है उनकी। तो केनिया सरकार ने कदम उठाया था, जितने भी उन सबको बचाने के लिए सारे के सारे राइनो के, गेंडे के, सबकी क्या सींगों को कटवा दिया था, ताकि उनकी जान बचाई जा सके, उनको पोचर से बचाया जा सके। तो हंटिंग भी डायरेक्टली इफेक्ट करता है किसको, वाइल्ड लाइफ को इफेक्ट करता है। उसके बाद क्या, पोचिंग आ गया बेटा। देखो हंटिंग और पोचिंग सेम सेम सी चीज होती है, लेकिन पोचिंग में क्या होता है बेटा, ये हंटिंग और पोचिंग में यही डिफरेंस है, पोचिंग इलीगल होती है, बिल्कुल डायरेक्टली पैसे के लिए होती है, जहाँ पे हंटिंग यहाँ पे आपकी रिक्वायरमेंट के लिए हो सकती है, उसको हम हंटिंग बोलेंगे। लेकिन पोचिंग तो किसके लिए होती है, डायरेक्टली ब्लैक मार्केटिंग में पैसे के लिए होती है, टोटली इलीगल होती है। एक हालात तक हंटिंग है वो इलीगल हो सकती है, जैसे कुछ ऐसी जनजातियां हैं जो आपकी फॉरेस्ट में रहती हैं और उनकी डिपेंडेंस सारी एनिमल्स के ऊपर है, और वो नॉन वेजिटेरियन है, सारा का सारा एनिमल्स वगैरह का मांस वगैरह खाते हैं, तो वहां पे हंटिंग हो सकती है। लेकिन पोचिंग क्या होती है, डायरेक्टली इलीगल होती है, बिल्कुल। नेक्स्ट देखिए, पोचिंग है, देखिए ट्रेडिशनल बीन डिफाइंड एज द इलीगल हंटिंग, देखो वही आ गया, इलीगल हंटिंग, किलिंग एंड कैप्चरिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल, दैट इज नोन एज पोचिंग, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, पोचिंग बोलते हैं। और नीचे भी आपको एक राइनो दिखाई दे रहा है, जिसके सींग को काट दिया गया पोचर से और इसकी जान चली गई। तो पोचिंग आपका सबसे मेन होता है, और एक्सप्लॉयटेशन किसी चीज का करना, वो भी डिक्लाइन हो जाता है बेटा इंडिया की बायोडाइवर्सिटी का। एनवायरमेंटल पोल्यूशन जो हो रहा है, दैट इज आल्सो द रीजन बिहाइंड द डिक्लेनेशन ऑफ द इंडियन बायोडाइवर्सिटी। और पॉइजनिंग है, उसके बाद आपकी फॉरेस्ट फायर, ये भी आपकी क्या कर रही है बेटा, हमारे जैसे फॉरेस्ट फायर लग जाती है तो एक साथ में कई हजार एकड़ को ये क्या कर देती है बेटा, बिल्कुल बर्बाद कर देती है हमारे फॉरेस्ट को, जिससे वो डिप्लेट हो रहे हैं। Whenever violent winds and blow branches of tree brush against each other, due to the friction produced, the trees catch fire and finally leads to the forest fire। देखो forest fire का एक रीजन बताया गया, when violent wind blow branches, यहाँ पे branches जो होती हैं बेटा, वो brush against each other, एक दूसरे के साथ वो टकराती हैं, और उसके बाद फ्रिक्शन पैदा होता है, और फ्रिक्शन प्रोड्यूस बाय द ट्रीज कैच फायर, वो फायर कैच कर लेता है, एंड फाइनली इट लीड्स टू द फॉरेस्ट फायर, जिससे क्या लग जाती है बेटा, फॉरेस्ट में फायर लग जाती है। Causes of decline in Indian biodiversity, ये आपने पढ़ लिया। अदर इंपॉर्टेंट causes of environmental destruction are, या अनइक्वल एक्सेस है, यहाँ पे इनइक्विटेबल कंजप्शन ऑफ रिसोर्सेज है। अनइक्विटेबल, इनइक्विटेबल का मतलब क्या बेटा, कोई रिसोर्सेज का ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है और कोई रिसोर्सेज का बहुत कम इस्तेमाल कर रहा है। डिफरेंशियल शेयरिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इन्वायरमेंटल वेलबींग, देखो डिफरेंशियल शेयरिंग है रिस्पॉन्सिबिलिटी की। डिफरेंशियल का मतलब है कि हमारी सब रिस्पॉन्सिबिलिटी हम नहीं सोचते सब के सब एक शेयरिंग नहीं है, उसमें भी शेयरिंग है, डिफरेंशियल है, अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में हम सोचते हैं, लेकिन ये अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये हमारी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें फॉरेस्ट वगैरह को क्या करना चाहिए बेटा, हमें उन सबको बचाना चाहिए। और पॉपुलेशन इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज इज ऑफ्टन सिटेड एज द कॉज ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, बिल्कुल सही बात है। अगर और पॉपुलेशन होगा तो उस देश में जो फूड है उसकी मांग ज्यादा बढ़ेगी, तो एग्रीकल्चर के लिए लैंड ज्यादा चाहिए, तो रिसोर्सेज का डिप्लेशन ज्यादा होगा, तो पॉपुलेशन इज आल्सो डायरेक्टली अफेक्टेड द डिक्लिनेशन ऑफ द इंडियन बायोडाइवर्सिटी। तो अब देखिए, सिमिलरली द रिचेस्ट 5% ऑफ इंडियन सोसाइटी प्रोबब्ली कॉज मोर इकोलॉजिकल डैमेज बिकॉज ऑफ द अमाउंट दे कंज्यूम देन द पुअरेस्ट 25%। यहाँ पे ये बता रहा है कि जितने रिचेस्ट लोग 5% कंज्यूम कर लेते हैं ना रिसोर्सेज को, यहाँ पे दूसरी तरफ ओनली 25% ही ऐसे गरीब व्यक्ति हैं जिसको वो कंज्यूम कर पाते हैं। तो इसका मतलब ये आपको अनइक्विटी देख रहे हैं ना, इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन यही होता है, जहाँ पे रिचेस्ट 5% है और जहाँ पे जो गरीब व्यक्ति है 25% है। और इसका एक मेन रीजन, सबसे मेन रीजन है, वो है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इसका सबसे मेन रीजन है। तो आज के लिए इतना ही आज हम पढ़ेंगे बेटा, आगे जो बाकी टॉपिक रहेंगे उनको हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।